हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनुराग स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर का क्वेश्चन पेपर, जिसका पेपर नेम ये देख लीजिए, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज है। और यह पेपर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये नया ही क्वेश्चन पेपर है 2025-26 तक देख लीजिए। और इस क्वेश्चन पेपर से आप लोग अगर इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ के जाएंगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंसेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को आप पूरा देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन समझ में आ गए। तो इसी के साथ चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, मानव मूल्यों को सबसे अच्छी तरह किस रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऐसे सिद्धांत जो मानव व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं उसे। तो पहला का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रमुख स्रोत है जहां से व्यक्ति अपने मानवीय मूल्यों की समझ विकसित करता है। तो परिवार, शैक्षणिक संस्था और संपूर्ण समाज है। तो दूसरा का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मानवीय अंतर्निहित मूल्यों का क्या अर्थ होता है। तो यह है केवल मनुष्य होने के कारण व्यक्ति में निहित मूल्य। तो सी, तीसरा का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, संगठनात्मक संदर्भ में सेवा यानी सर्विस की अवधारणा का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी है, हितधारकों के सहित दूसरों की सहायता करना और सेवा करने का मानसिकता और वाक क्षमता रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से प्रबंधकों के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर सांस्कृतिक मानवीय मूल्य कौन सा है। तो वह निष्पक्ष व्यक्तित्व, न्याय और पक्षपात रहित व्यवहार करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वामी विवेकानंद ने जोर दिया कि शिक्षा का प्रमुख ध्यान होना चाहिए। तो किस पर होना चाहिए, यह है समग्र विकास और सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण पर। तो यह होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गांधी जी के अनुसार चरित्रहीन ज्ञान का परिणाम क्या होता है। तो वो ज्ञान और कौशल का दुरुपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कलाम का मानना था कि शिक्षकों के पास यह शक्ति होती है कि मूल्यों का संवर्धन करके महान राष्ट्र नेताओं का निर्माण करने का। तो बी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। निम्नलिखित में से भ्रष्टाचार का एक प्रमुख चरण होता है। तो कौन सा होता है, वो जवाबदेही और नैतिकता की कमी होती है। जो भ्रष्टाचार करता है उसको जवाब नहीं दे पाते हैं। तो 9 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, योग्यता के बजाय व्यक्तित्व संबंधों के आधार पर पक्षपात को क्या कहा जाता है। तो भाईचारा नेपोटिज्म कहा जाता है, भाई भतीजावाद नेपोटिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेब और सोशल मीडिया में प्राइवेसी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह उपयोगकर्ताओं को डाटा संग्रह और उसके उपयोग के बारे में जानकारी दे। क्वेश्चन नंबर 11 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर बुलिंग का कार्य है। तो वो है किसी निजी की तस्वीरें बिना अनुमति के पोस्ट करना, वो साइबर बुलिंग का कार्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑनलाइन भुगतान करते समय किससे बचना चाहिए। तो ऑनलाइन भुगतान करते समय सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव मूल्यों के दृष्टिकोण से यूके बेवरी एक्ट का पालन करने से मुख्यतः कौन सा मूल प्रोत्साहित होता है। तो होता है पारदर्शिता और ईमानदारी। क्वेश्चन नंबर 14 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। भारत में सतत कृषि का मुख्य ध्यान किन बिंदुओं पर केंद्रित है। तो जल संरक्षण, जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य, इन सब पर संरक्षित है। तो 15 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीति आयोग किसके लिए जिम्मेदार है। तो नीति आयोग सतत एवं समावेशी विकास और योजना बनाने और उसे प्रोत्साहित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आध्यात्मिक मूल्यों का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित होता है। तो होता है आंतरिक परिवर्तन और आत्मज्ञान। क्वेश्चन नंबर 17 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर मूल्य का उदाहरण है। तो वो है कानून और समानता का सम्मान। क्वेश्चन नंबर 18 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व CSR मुख्य रूप से किस मानव मूल्य को दर्शाता है। वो सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिकता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई कंपनी सोलर पैनल स्थापित करता है या CSR का कौन सा स्तर प्रदर्शित करता है। तो पर्यावरणीय सतर्कता का स्तर प्रस्तुत करता है, क्योंकि सोलर पैनल लगाने से जो प्रदूषण होता है वो कम हो जाएगा, प्रदूषण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित होता है। तो होता है मालिकों और हितधारकों के हितों में संतुलन बनाए रखने। तो क्वेश्चन नंबर 21 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वैश्विक और सार्वभौमिक स्तर पर मूल्यों का कार्यान्वयन से प्रोत्साहन मिलना। तो होता है 20 सभी मानव जाति के लिए सद्भाव, शांति और कल्याण करना होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाना किस स्तर
पर मूल्यों को बढ़ावा देता है तो वो होता है सामाजिक एवं सामुदायिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 23 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है रतन टाटा की परोपकारी उपहारकर्मी मुख्य रूप से किस मूल्यों को दर्शाती है? तो नैतिक, नेतृत्व और सामाजिक कल्याण को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है माइक्रोसॉफ्ट से इस्तीफा देकर परोपकार पर ध्यान केंद्रित करना बिल गेट्स के किस पहलू को दर्शाता है? तो लाभ में गिरावट पहलू को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से निर्णय लेने की प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? तो समस्या की पहचान करना है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है समग्र दृष्टिकोण से किस चीज को हतोत्साहित करता है? तो वो होता है हमारा केवल सीमित डाटा के आधार पर निर्णय लेना, और वो होता है वो हतोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 27वां का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है भगवद गीता के अनुसार प्रभावी निर्णय लेने का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो वो है परिणामों से आसक्ति रखे बिना कर्म करना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है भगवद गीता के अनुसार अच्छी प्रबंधकीय निर्णय में बाधा उत्पन्न करेगी। तो क्या उत्पन्न करेगी? इच्छा, क्रोध और लाभ। क्वेश्चन नंबर 29 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है संघर्ष की परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कौन सी प्रबंधकीय गुरुता अपनाने की सलाह देते हैं? तो वो देते हैं भावात्मक निर्विकारता और विचारों की स्पष्टता को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है प्रबंध में धर्म की अवधारणा मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? तो वो होते धर्म और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है प्रबंध में सामर्थ्य होलिस्टिक दृष्टिकोण से मुख्य जोर किस पर होता है? तो होता है संगठन को एक परस्पर जुड़े हुए प्रणाली के रूप में देखना। क्वेश्चन नंबर 32 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म आधारित प्रबंधन के अनुरूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका सी होगा व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों का शोषण करना, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है समग्र होलिस्टिक प्रबंध का एक संगठन को कैसे देखता है? तो वो देखता है परस्पर निर्भर तत्वों वाली एक जीवांत प्रणाली के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है निर्णय लेने में गीता निम्नलिखित में से किसका सुझाव देती है? तो सहज, नैतिक और संतुलन निर्णय करने का साथ देती है। क्वेश्चन नंबर 35 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है फार्मास्यूटिकल औषधि विपणन में एक मुख्य नैतिक दुविधा क्या है? तो वो अच्छी बिक्री के लिए दवा की प्रभावशीलता बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं जब विपणन टीमें उत्पादन बेचने के लिए भावात्मक हेरफेर मतलब इमोशनल मैनिपुलेशन का उपयोग करती हैं तो यह किसके बीच दुविधा उत्पन्न करती है? तो यह कहती है लाभ और उपभोक्ता कल्याण के बीच। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार विपणन व्यवहार को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है सत्य, पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है जब किसी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन का निजीकरण किया जाता है तो एक प्रमुख नैतिक दुविधा किसके बीच उत्पन्न होती है? तो होती है लाभ कमाने वाले सामाजिक जिम्मेदारी के बीच। क्वेश्चन नंबर 39 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है एकाधिकार मोनोपोली के निजीकरण से क्या हो सकता है? तो हो सकता है प्रभावी नियमन के बिना बाजार शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है उदारीकरण लाइब्रेराइजेशन अक्सर इसके बीच एक टकराव संघर्ष उत्पन्न करता है। तो वो करता है आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच आर्थिक टकराव उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 41 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है उपभोक्ता डेटा के संबंध में कंपनियों की नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है? तो होते हैं उसे अनधिकृत पहुंच और दुरुपयोग से सुरक्षित रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है संगठनों द्वारा सामना की जाने वाली एक प्रमुख साइबर सुरक्षा दुविधा क्या है? तो है डेटा की पहुंच, एक्सेसिबिलिटी और डेटा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने में। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है सोशल मीडिया के संदर्भ में डिजिटल नैतिकता मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होती है? तो होते प्रौद्योगिकी और जानकारी के जिम्मेदार उपयोग पर। क्वेश्चन नंबर 44 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है ऑर्गेनिक जैविक खाद्य वितरण में एक मुख्य नैतिक समस्या क्या होती है? तो झूठे ऑर्गेनिक लेबल लगाकर उपयोगकर्ता को भ्रमित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है ऑर्गेनिक खाद्य उद्योग में ग्रीन वॉशिंग का क्या अर्थ होता है? तो होता है उत्पादकों और पर्यावरण के अनुकूल या ऑर्गेनिक बताकर झूठा दावा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 वैश्विक व्यवसाय में मानकीकरण एक दुविधा कब उत्पन्न करता है? तो
जब स्थानीय सांस्कृतिक प्राथमिकताओं वैश्विक ब्रांड की एक रूपता से टकराती है। क्वेश्चन नंबर 47 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है समग्र होलिस्टिक प्रबंध दृष्टिकोण से उपभोक्ता मानकों को बनाए रखने का अर्थ क्या है? तो है लाभ, उपभोक्ता सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 48 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है पतंजलि आयुर्वेद के मामले में विपणन से संबंधित दुविधा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो वो होती है प्राकृतिक और जैविक उत्पाद होने के दावे जिसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 49 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। वैश्विक जैविक ऑर्गेनिक व्यापार में एक नैतिक चुनौती है तो क्या है? विभिन्न देशों में प्रमाण और गुणवत्ता मानकों को समान बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 50 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है अपघटन आहार श्रृंखला मुख्यतः किससे शुरू होती है? तो वो होते हैं मृत जैविक पदार्थ से। क्वेश्चन नंबर 51 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है पारिस्थितिक पिरामिडों में जीवों की संख्या अधिकतर किस स्तर पर होती है? तो वो होती है द्विघटक पर। क्वेश्चन नंबर 52 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है? तो वो तालाब है। क्वेश्चन नंबर 53 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है अपघटन मुख्य भूमिका निभाते हैं तो कौन सी भूमिका निभाते हैं? तो निभाते हैं पोषक तत्व चक्रण में। तो 54 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है प्रकृति की वह क्रियात्मक इकाई जहां जीव एक दूसरे तथा भौतिक परिवेश के साथ अंतः क्रिया करते हैं कहलाती है? वो कहलाती है पारितंत्र कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित में से किसमें पारितंत्र की ऊर्जा का एक सही प्रभाव दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का सी होगा। सूर्य होता है, फिर उत्पादक आते हैं, फिर उपभोक्ता आते हैं, लास्ट में अपघटक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है तो एक दिशकीय होता है। 57 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है? तो वो है मशरूम है। क्वेश्चन नंबर 58 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं पारिस्थितिक पिरामिड किसका चित्रात्मक निरूपित होते हैं? तो वो होते हैं पारितंत्र की पोषण स्तरीय संरचना। क्वेश्चन नंबर 59 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कौन सा पिरामिड मौसमी परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है? तो ऊर्जा का पिरामिड अप्रभावित रहता है। क्वेश्चन नंबर 60 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं प्रजातियों का उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण कहलाता है इन सीटू कहलाता है, इन सीटू संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 61 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं जीन बैंक मुख्य रूप से किसके संरक्षण में सहायता करते हैं? तो अनुवांशिक विविधता में। क्वेश्चन नंबर 63 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं कौन सा उपाय प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो पुनः उपयोग योग्य बैग लेकर चलने में। क्वेश्चन नंबर 64 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है घरेलू जैव अपघटनीय कचरे का प्रबंधन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कंपोस्ट बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 65 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रदूषण को कम करता है? पेड़ लगाना। क्वेश्चन नंबर 66 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है सिद्धांत का अर्थ है? तो सिद्धांत का अर्थ है कम करना, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 67 है ये थोड़ा हिंदी में मिसप्रिंट हो गया है। इसका आंसर आप इसका क्वेश्चन आप इंग्लिश में देखिएगा। ये दिया है D3R प्रिंसिपल स्टैंड फॉर। तो ये होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। मतलब उसको कम करना, उसको दोबारा से यूज करना और उसको रिसाइकल करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है मानव जनसंख्या में तेजी से वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं अधिक जनसंख्या का एक प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव है तो संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। क्वेश्चन नंबर 69 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है? तो सतत विकास का मुख्य उद्देश्य वर्तमान आवश्यकताओं को बिना भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता किए पूरा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 70 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कार्बन फुटप्रिंट शब्द का अर्थ है? तो कार्बन फुटप्रिंट शब्द का अर्थ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 71 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसके सतत विकास लक्ष्य SDGs अपनाए गए हैं? तो 17 अपनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं भारत में सतत विकास लक्ष्यों SDGs की निगरानी के लिए मुख्य एजेंसी कौन है? तो वो है नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 74 है सेकुलर इकोनॉमी मुख्यतः किस पर केंद्रित है? तो वो है अपशिष्ट की कमी और संसाधनों का पुनः उपयोग। क्वेश्चन नंबर 74 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है एक उद्यमी जो अपशिष्ट सामग्री का उपयोग करके नए पदार्थ बनाता है वह किस प्रकार उद्यमिता का अभ्यास कर रहा है? तो वो सर्कुलर उद्यमिता। 75 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है ओजोन परत की
क्षरण को कम करने के लिए मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? तो वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 76 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कौन सा सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि जो लोग पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उन्हें नुकसान का खर्च वहन करना होगा? तो प्रदूषण भुगतान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 78 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 भारत में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन AIA किसके लिए अनिवार्य है? तो बड़े औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाएं के लिए। तो 79 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का उद्देश्य क्या है? तो कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। तो 80 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संधि जैव विविधता के संरक्षण पर केंद्रित होती है? तो वो होती है जैव विविधता का कन्वेंशन। 81 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संकटग्रस्त प्रजातियों पर कन्वेंशन सिटीज का उद्देश्य क्या है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित और विनियमित करना है। क्वेश्चन नंबर 82 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरणीय विवादों का निपटान करना है। क्वेश्चन नंबर 83 का बी होगा अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 84 है राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT किसके पर्यवेक्षण में कार्य करता है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए कार्य करता है। 1984 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है एक QI का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 85 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण AQI गणना में शामिल किया जाता है? तो PM 2.5 और PM 10 इसको भी शामिल किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को भी शामिल किया जाता है और ओजोन को भी शामिल किया जाता है। तो उपरोक्त सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 86 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है PM 2.5 का क्या अर्थ है? तो वो है व्यास मोर देन 2.5 माइक्रोमीटर के कण। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पारंपरिक जल संरक्षण का उदाहरण है? तो वो है बावड़ी जिसे स्टेप व्हील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 भारतीय पारंपरिक ज्ञान मुख्यतः किसमें मदद करता है? तो प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग। क्वेश्चन नंबर 89 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है पारंपरिक कृषि में फसल चक्रण का अभ्यास किसमें मदद करता है? तो मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 90 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 जल प्रदूषण का जीव सूचक के रूप में आमतौर पर कौन से जीव उपयोग किए जाते हैं? तो मछली, शैवाल और माइक्रो इनवर्टिब्रेट ये सभी उपयोग किए जाते हैं। तो 91 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 लाइकेन किसके अच्छे संकेतक हैं? तो वो वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है EMS के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन सा है? तो ISO 14001। क्वेश्चन नंबर 93 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है एक पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली EMS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो संगठनों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना होता है। क्वेश्चन नंबर 94 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है निम्नलिखित में से कौन सा EMS का लाभ है? तो वह संसाधनों की दक्षता का में सुधार। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA किसके लिए किया जाता है? तो किया जाता है परियोजनाओं के पर्यावरणीय परिणामों का आकलन करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 भारत में EIA के बाद पर्यावरणीय मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। 97 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA रिपोर्ट में क्या शामिल होता है? तो आधारभूत पर्यावरणीय डाटा बनाने में, प्रभाव पूर्वानुमान करने में और समन उपाय करने में ये सब शामिल है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है निम्नलिखित में से कौन सा जीव जांच बायो असेसमेंट विधि का सर्वोच्च वर्णन करता है? तो वो पर्यावरणीय स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए, जीवों का अवकलन और नमूनाकरण करने के लिए होता है। 99 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल IPCC क्या प्रदान करता है? तो वो करता है जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक मूल्यांकन करता है। 100 का ए होगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चंस खत्म होता है। 100 क्वेश्चन ही आते हैं। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और
कोई सवाल है तो कमेंट करिएगा। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद।